हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरी जानकारी लेंगे, पर इसकी पूरी जानकारी लेने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि यार स्पेक्ट्रोस्कोपी जानना बहुत जरूरी है। उस पर भी मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप यहाँ पे आई कार्ड पे जाके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना यार एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज जस्ट रिलेटेड टू समवॉट कि यार हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, हल्का फुल्का डिफरेंस है। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि यार एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि जो हमारे पास सैंपल है, उसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो उसमें ना हम सैंपल को पहले से ही एनर्जाइज कर लेते हैं, और जब वो एनर्जाइज हो जाता है तो वो ज़्यादा देर तक जो उसके सर्टेन पार्टिकल्स हैं, सर्टेन एटम्स हैं, वो ज़्यादा देर तक एनर्जाइज नहीं रह सकते। तो हमारे पास क्या होगा कि यार वो जब डाउन आएंगे, ग्राउंड लेवल पे आएंगे, तो वो कुछ इमिट करेंगे एनर्जी, वो कुछ क्या करेंगे भाई, इमिट करेंगे, और वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की फॉर्म में इमिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि यार हमारे पास कोई एक सैंपल मान लेते हैं, हमारे पास सैंपल है, ठीक है, सैंपल एस मान लिया हमने, सैंपल एस। अब इसके जो एटम्स हैं ना, हम ना बहुत तरीके से एक्साइट कर सकते हैं। मेनली हम क्या अप्लाई करते हैं इसमें यार, हम अप्लाई करते हैं फ्लेम। दैट इज फ्लेम से हम इस सैंपल के एटम्स को क्या करेंगे यार, एनर्जाइज करेंगे। फ्लेम के एटम्स को हम एनर्जाइज करेंगे, है ना। तो जब एनर्जाइज हो जाएंगे, सेकंड हमारे पास आता है यार कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, दैट इज आईसीपी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ी जाती है कि ये जो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है वो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्साइट द एटम्स, इन ऑर्डर टू एक्साइट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट सैंपल। जो कंपोनेंट्स हैं उसके एटम्स को एनर्जाइज करने के लिए, उसको एक्साइट करने के लिए यूज करते हैं। और हम क्या यूज कर सकते हैं यार कि हम बोल सकते हैं स्पार्क्स और आर्क्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, आर्क्स यूज कर सकते हैं। इसमें मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन द सैंपल हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास ये तीन क्राइटेरिया तो हो गए कि सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो सैंपल है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको मतलब हमें एक्साइट करना है। एक्साइटेड के हमारे पास तीन तरीके यार, हम या तो फ्लेम कर सकते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड हम बोल सकते हैं यार आईसीपी, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, एंड थर्ड इज द स्पार्क और आर्क। ठीक है, इतनी बात हमारे पास से क्लियर होती है। अब क्या होता है, हम ध्यान से देखेंगे कि एक सैंपल की जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स, जिस सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स होंगे, उसके एटम्स होंगे, वो एटम्स क्या होते हैं कि यार वो एक्साइट हो जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे पास से क्या हो जाएंगे यार, एक्साइट हो जाएंगे। तो ये ना डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे एक्साइट हो जाते हैं, तो हमारे पास अगर यहाँ पे कोई एक सिंपल जो ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था, अगर हम मानते हैं, अगर वो एक्साइट हो गया और हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, मान लेते हैं हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ बाय दीज थ्री मीडियम्स, किसी भी एक मीडियम से हमने उसको एक्साइट करा, और अगर ये हायर उस पर चला गया, देन ये ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता, और ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाता तो ये दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो अगर हम यहां पे देखते हैं, दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेगा ना, तो इस टाइम ये एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ निकालेगा, दैट इज लैम्डा निकालेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो देखेंगे कि यार जब हमारे पास ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे गया, बिकॉज ऑफ दीज थ्री, जब वो वापस आया क्योंकि वो स्टेबल नहीं था, तब उसने एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की रेडिएशन निकाली, और वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की रेडिएशन है, दैट विल बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर, और एक पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं क्या होगा कि हमें ग्राफ मिलेगा, और जितना ज्यादा उसका एलिमेंट होगा उतनी ज्यादा वो एक्साइटेशन होगी, उतनी ज्यादा वो जब नीचे आएगा तो उतनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ निकालेगा वो। इतनी बात क्लियर होती है। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल, हम बोल सकते हैं आइडिया बिहाइंड द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर हम ये बात कर ले, इतनी बात समझ में आती है। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंटेशन को जानने से पहले मैं बना लेता हूं इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट।
तो ये है गाइस हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि यार हमारे पास जो सैंपल है, जो हमें सैंपल मिला है, उसको हमें एक्साइट करना पड़ता है विद आइदर द 3 प्रोसेस जो मैंने आपको बताए थे, फ्लेम, आईसीपी दैट इज इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, और हमारे पास स्पार्क और आर्क। यहाँ पे हमने एक बेसिक एग्जाम्पल लिया है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है, दैट इज अ फ्लेम। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये सैंपल है, जस्ट लाइक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में है और यहाँ पे ये हमारे पास नेबुलाइजर लगा हुआ है। ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये दैट इज अ नेबुलाइजर, और नेबुलाइजर का काम मैंने बताया था कि ये सैंपल का जो सॉल्यूशन है, ये सैंपल जो है उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं तो यार हमारे पास दो मतलब हमारे पास क्या है, फ्यूल्स और एयर्स के कंपार्टमेंट दिए हुए हैं कि जहां से वो चीजें आएंगी। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो एयर क्या, वही नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं जो कि हमारे पास टाइनी ड्रॉपलेट्स को क्या करेंगी यार, हमारे पास कैरी करके लेके जाएंगी, टाइनी ड्रॉपलेट्स को हमारे पास क्या करके जाएंगी यार, कैरी करके ले जाएंगी। और ये फ्यूल की वो फ्लेम को क्या करती रहे, कॉन्स्टेंटली बर्न करती रहे, हमारे पास फ्लेम मिलती रहे। तो हमारे पास एक फ्यूल ऑक्सीडेंट्स का भी प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो इतनी बात सिंपल क्लियर होती है कि यार सैंपल है, नेबुलाइजर है, एयर और फ्यूल, इन सबका काम क्लियर हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं कि यार जो ये फ्लेम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द सैंपल एटम्स जो हमारे पास आएंगे। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं फ्लेम्स में, यार वही हमारे पास क्या क्या होगा, सबसे पहले जो सैंपल के अंदर जो सैंपल सॉल्यूशन जाएगा उसका जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द डिसॉल्वेशन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज द डिसॉल्वेशन प्रोसेस। फर्स्ट डिसॉल्वेशन हो गई कि भाई जो वाटर वेपर्स थे उसकी फॉर्म्स में हमारे पास जो इवेपोरेट हो गया, जो सैंपल का सॉल्यूशन जो लिया था उसमें जो लिक्विड कंटेंट था। आगे अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तब हमारे पास क्या होगा कि यार जो एटम्स था ना, एटम्स वो गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। कैसे हो जाएंगे यार, वेपराइजेशन हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएंगे, गैसियस स्टेट में, कि मतलब जो हमारे पास सैंपल था वो हमारे पास गैसियस स्टेट में आ गए। एंड देन हमारे पास सिंपल तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं, वेपराइजेशन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा यार, एक्साइटेशन हो जाएगा कि उन्हें एनर्जी मिलेगी। दैट इज हम बोल सकते हैं अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो वो एटम्स में कन्वर्ट होंगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो एटम्स में कन्वर्ट होंगे, दैट इज एटोमाइजेशन हो जाएगा। फर्स्ट इज द डिसॉल्वेशन जिसमें सॉल्यूशन का जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो रहा है। सेकंड अगर हम बात कर लें, वेपराइजेशन हो रही है, जो मेटल सैंपल है वो वेपर्स गैसियस फॉर्म में आ रहे हैं। देन हम बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एटोमाइजेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम्स के फॉर्म में आ रहे हैं। देन इट इज द क्लियर आइडिया, ठीक है। अब अगर हम फ्लेम की बात कर लें तो फ्लेम क्या करेंगे यार, जो हमारे पास ये फ्री एटम्स मिले हैं हमें, उसको क्या करेगा यार, एक्साइट करेगा, उसको क्या करेगा, एक्साइट करेगा। आगे हम बात कर लेते हैं हर एक एटम का, हम यहाँ पे अगर हम सिंपल बात करते हैं कि हर एक एटम का हमारे पास क्या होता है, एक एनर्जी लेवल होता है, एक सिंपल एनर्जी लेवल होता है, एक सिंपल एनर्जी लेवल होता है कि एक एटम हमारे पास ए है इस सैंपल में और एक एटम बी है डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है। तो हमारे पास ये है, तो उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जो इस फ्लेम के हिसाब से अटेन करेगा। मतलब अगर मान लेते हैं एटम ए जो है वो पहले अपने ग्राउंड स्टेट पे था, और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये दोबारा पहुंच गया एक्साइट होने की वजह से, क्या एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, और बी यहाँ पे था पहले और एक्साइट होने की वजह से यहाँ पे पहुंच गया बी। तो जब ये दोबारा डी एक्साइट होंगे ना, जब ये दोबारा डी एक्साइट होंगे तो दे विल इमिट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ, हम बोल सकते हैं रे, जो रे होगी वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी और वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होगी हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट। कि सैंपल के अंदर जिस तरीके का एलिमेंट है उस तरीके का एटम डिफरेंट तरीके की वेवलेंथ देगा, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है जी, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं हर एक टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम के। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, तो यहां पे हमारे पास समझ में आता है। अगर अब इस वाले क्राइटेरिया को मैं देखूं तो जब हमारे पास डी एक्साइटेशन हो रही है और हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ की रे निकल के आ रही है, तो यहां से ना हम अगर हम बात कर लें तो यहां पे बीच में क्या लगा रहता है यार, मोनोक्रोमेटर लगा रहता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, मोनोक्रोमेटर लगा रहता है कि यहां पे डिटेक्टर से पहले अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पे क्या लगा रहता है, एक चीज है यहां पे, दैट इज मोनोक्रोमेटर, ठीक है, मोनोक्रोमेटर लगा रहता है। मोनोक्रोमेटर का वही काम है कि यार जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ आ रही है उसमें जितने कंपोनेंट्स है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपोनेंट की लाइट वो सेलेक्ट करेगा, दैट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ की लाइट वो सेलेक्ट करेगा जिस तरीके का हमें एलिमेंट सैंपल में डिटेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमें मान लो कि रेड कलर की लाइट है जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को
सिग्निफाई कर रही है, तो वो उसी तरीके की वेवलेंथ को डिटेक्ट करेगा। और हमें बात करते हैं मोनोक्रोमेटर की, वो एक सिंगल वेवलेंथ अलाउ करेगा टू पास थ्रू इट, सिंगल वेवलेंथ अलाउ करेगा टू पास थ्रू इट। तो अगर हम बात करते हैं मोनोक्रोमेटर सिंगल वेवलेंथ अलाउ करेगा। आगे बात कर ली कि भाई मोनोक्रोमेटर के बाद क्या होगा। मोनोक्रोमेटर के अंदर हमने बात करी थी स्लिट होता है, ग्रेटिंग होती है, स्लिट जो एक पास होने देगी, देन हम बोल सकते हैं ग्रेटिंग जो उसको कंपोनेंट कलर्स में पास करेगा, और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कलर या वेवलेंथ that will be selected by the monochromator and then it will be passed through to the detector, है ना। इतनी बात समझ में आती है। अब डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को। और फोटो मल्टीप्लायर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो क्या होता है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता है। फोटो मल्टीप्लायर, फोटो मतलब लाइट, दैट इज इंटेंसिटी की अगर हम बात कर ले, इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाएगा, फोटो मल्टीप्लायर। तो अगर कम इंटेंसिटी है तो उसको बढ़ा देगा ताकि अच्छी रीड आउट हो, हमारे पास अच्छा स्पेक्ट्रम मिले, अच्छा ग्राफ मिले। दैट इज द रियल क्राइटेरिया बिहाइंड द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे क्या क्या बोल रहा हूं मैं। अब मैंने आपको बोला था कि जब हम एक्साइटेशन करते हैं किसी सैंपल का तो हम किसी भी चीज से कर सकते हैं, फ्लेम से कर सकते हैं, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा से कर सकते हैं। देखो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा लगाने का देखो एडवांटेज यही है कि वो स्मॉल सैंपल, एकदम स्मॉल सैंपल के भी प्रिसीजन से रिजल्ट देता है, प्रिसीजन से रिजल्ट देता है। और जो हमारे पास केमिकल इंटरफेरेंस होते हैं ना, कि यार एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल कई बार क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है बाय द ह्यूमन फॉल्ट, या हम बोल सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो जो केमिकल इंटरफेरेंसेस आते हैं वो हमारे पास इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा अगर हम यूज करें फॉर दिस हेयर फ्लेम की जगह पे, वो कम हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि वो थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है। और अगर हम बात करते हैं कि उसमें ना स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस ज्यादा आते हैं, बिकॉज क्या है कि एक स्मॉल अमाउंट में हम अगर सैंपल ले रहे हैं और हर एक तरीके का एलिमेंट्स वो बता सकता है एफिशिएंटली, तो उतनी ही ज्यादा तरीके की वो क्या करेगा, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालेगा। तो जब स्पेक्ट्रल लाइंस निकालेगा उतनी ही ज्यादा, तो उसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस की दिक्कत आ जाती है, इंटरफेरेंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे जो ICP है, दैट इज इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यहां पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि जो हमारे पास सैंपल होना चाहिए ना, वो यार लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। वो ध्यान रखेंगे। यहां पे हम कैसा भी, अगर फ्लेम की बात कर लें तो यार हम स्प्रे करके भी, या गैसियस फॉर्म में भी, या हम बोल सकते हैं प्लेटिनम की वो एक स्पून टाइप होती है, तो हम उसमें भी क्या कर सकते हैं, फ्लेम में डाल के उसको एक्साइट करवा सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। बट अगर हम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा की अगर मैं बात कर लूं तो उसमें हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमें लिक्विड सॉल्यूशन ही लेना है, लिक्विड सैंपल ही लेना है। आगे यहां पे बात कर लेते हैं स्पार्क और आर्क की। अगर मैं बात कर लूं स्पार्क और आर्क में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सैंपल को क्या कर रहे हैं, एक्साइट करवा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम मेटेलिक वो लेते हैं सैंपल्स, जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, जो हमारे पास कंडक्टेंस दिखा सकें, ऐसे सैंपल्स लेते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम नॉन कंडक्टर्स नहीं ले सकते हैं, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि हम ना क्या करते हैं, उनके नीचे एक ग्रेफाइट का बेड मतलब करते हैं, स्टेबल करते हैं, कि ताकि वो क्या हो सके, कंडक्टर हो सके। भाई जो नॉन कंडक्टर सैंपल्स है उसमें हम ग्रेफाइट का बेड बना देते हैं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम सबको पता है। तो उससे क्या होता है कि जो नॉन कंडक्टर मटेरियल्स भी होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और उसमें हम बोल सकते हैं कि यार इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स करवा देते हैं। बट ऐसे में क्या होता है ना कि जो सैंपल होता है वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड होता है। ये एक रीजन है कि हम ज्यादातर इसको यूज नहीं करते, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपके पास पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो और आपको समझ में आया होगा। आई होप सो गाइस, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो से की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।